अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 20 और ये एमसीक्यू पेपर 1-2 आपका अपना वेरिएंट है। 1 घंटे में सॉल्व करना है और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 1। अ हैवी नेल इसका वेट निग्लिजिबल नहीं है। अ हैवी नेल इज फिक्स्ड फर्मली टू अ वॉल। ये नेल है, दीवार में पेनिट्रेट हुआ हुआ है। इट इज पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग एट 40 डिग्री एंगल। ये स्ट्रिंग से इसको पुल कर रहे हैं। इस पे स्ट्रिंग में टेंशन है अवे। आपको पता है टेंशन कहाँ पर होती है? अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। द नेल डजंट मूव। थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द नेल इज वेट, टेंशन एंड द फोर्स आर एक्सर्टेड बाय द वॉल। तो देखते हैं इस पे फोर्सेस कौन कौन सी हैं। आपने बतानी है कौन सी डायग्राम करेक्ट है। अच्छा भाई, तो इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका वेट एक्ट कर रहा है। सबको पता है वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट यहाँ से यूँ एक्ट कर रहा है, इसका वेट एक्ट कर रहा है। ये वेट है डब्ल्यू। ये वेट एक्ट कर रहा है। ये टेंशन इस तरफ को एक्ट कर रही है। इस पे जो है ना टेंशन जो है ना, ये अलॉन्ग द रोप है और इस तरफ को एक्ट कर रही है। अब जो तीसरी फोर्स होगी ना, आपको पता है ना बॉडी इक्विलिब्रियम में, नेल लगा हुआ है, हिल तो नहीं रहा, वो इक्विलिब्रियम में है। तो जो तीसरी फोर्स होगी वो इन दोनों को बैलेंस कर रही होगी। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है ना, तीन फोर्सेज होती है, तो कोई सा दो का रिजल्टेंट तीसरी के इक्वल और ऑपोजिट हो जाए। तो तीसरी फोर्स होगी ना, वो टेंशन और वेट इनके रिजल्टेंट को बैलेंस कर रही होगी। सोचो ना, अगर आप एक बॉडी को यूं पुल करो इस तरफ को और यूं पुल करो इस तरफ को, इस तरह अगर आप पुल करो तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इसका रिजल्टेंट ऑलमोस्ट, इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऑलमोस्ट ये होगी ना बेटा। इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन, इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऑलमोस्ट ये होगी ना, ये इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। तो अब क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि ये वाली बॉडी मूव ना करे, तो आपने इनके रिजल्टेंट को बैलेंस करना होता है। तो हमने इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करना है। हमने क्या करना है, इन दोनों के रिजल्टेंट को। तो तीसरी फोर्थ लग रही होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट राइट पे बनेगा ना, इस तरफ को बनेगा ना, जैसे ब्लू वाला एरो बना हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स यूं चाहिए होगी, ऑलमोस्ट यूं चाहिए होगी, इस तरफ को होगी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो। इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस, इस तरफ को होगी, बस लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इस साइड पे होनी चाहिए, जो रिएक्शन फोर्स है वो स्ट्रेट पे होनी चाहिए। इन दोनों का रिजल्ट है। तो देखते हैं पहला ए ऑप्शन। वेट नीचे है, बिल्कुल वेट नीचे है। आर टेंशन ऊपर को होनी चाहिए। टेंशन ऊपर को है, यस टेंशन ऊपर को है। वेट नीचे को है और आर इसी साइड पर है। देखो इनमें से कोई आंसर तो ये हो सकता है ना। तो ए हो सकता है आंसर। यहाँ पे क्या है, वेट नीचे है, टेंशन की डायरेक्शन गलत है, तो बी तो हो ही नहीं सकता आंसर। बी कैन नॉट बी द आंसर। अच्छा आगे देखते हैं, ऊपर करें इसको जरा। वेट नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो रिएक्शन फोर्स नीचे तो नहीं हो सकती ना, इन दोनों को बैलेंस करना है ना। तो ये सही नहीं हो सकता। वेट नीचे है, टेंशन ऊपर को होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। तो बेस्ट आंसर इज ए। इसका आंसर बेटा ए है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इज ए। मैं क्लियर कर दूं इसको? क्लियर कैसे होगा? क्लियर ऑलरेडी। ओके जी। आंसर क्या है इसका? इसका ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, a car begins to move, it speeds up until it reaches a constant speed. Okay, it continues to travel at this speed for the rest of the journey. What happens to the acceleration and what happens to the velocity? इसकी वेलोसिटी को क्या होगा और एक्सेलरेशन को क्या होगा? तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो हम इसका ग्राफ बना के चेक करें, यूं और यूं, कौन सा ग्राफ बनाएं? यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे क्या ले लें बेटा? यहाँ पे ले लें टाइम। तो पहले क्या है, कार्स बिगिंस टू मूव। बिगिन टू मूव मीन रेस्ट पे थी शुरू में। शुरू में कहाँ पे थी बेटा? शुरू में रेस्ट पे थी। तो यहाँ से चली, स्पीड बढ़ेगी, बाद में स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, ये कह रहा है ना। इट स्पीड अप until it reaches a constant speed, it continues to travel at this speed। तो पहले स्पीड बढ़ी, बाद में स्पीड कांस्टेंट हो गई। व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन एंड व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज। देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, पहले जीरो थी, बड़ी बड़ी बड़ी, बाद में कांस्टेंट। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका ग्राफ का ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा है, पहले स्लोप थी, बाद में स्लोप जीरो हो गई। तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो दोनों चीजें चेंज हो रही है। तो बेस्ट आंसर इज ए। इस पे दोनों चीजें चेंज हो रही है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर ए है। अच्छा भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द कार इज शोन। स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द कार इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। नॉन ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट। तो कहाँ पे ग्रेडियंट यूनिफॉर्म नहीं है, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है? ए पे स्ट्रेट लाइन है, बी पे स्ट्रेट लाइन है, डी पे स्ट्रेट लाइन है, सी पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर इज सी। इसका आंसर सी होना चाहिए बेटा। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो जहाँ पे लाइन स्ट्रेट होती है वहाँ पे ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होता है, जहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं है तो वो सी पार्ट है।
तो हम और ड्राइंग को क्लियर करते हैं। अब एमसीक्यू नंबर आने लगे हैं मेरा बेटा। एमसीक्यू नंबर पर जाने के लिए एमसीक्यू नंबर 4 देखें प्लीज। अ कार इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड एट ए हाई स्पीड, the brakes are applied and the car skids along the road. A car is traveling at a high speed पे जा रही थी, ब्रेक अप्लाई की, okay, along the road surface, और कार skid की. In which direction and where does the friction force act? Backward on the tire, backward on the tire, forward on the tire, upward on the tire, downward on the tire. बेटा जब ब्रेक लगती है, जब गाड़ी स्किड हो रही होती है, तो फ्रिक्शन किसको अपोज करती है? स्लिपिंग को, स्लाइडिंग को अपोज करती है। गाड़ी आगे को स्लाइड हो रही है ना, फॉरवर्ड स्लाइड हो रही है ना, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होनी चाहिए। फ्रिक्शन कहाँ पे होनी चाहिए? बैकवर्ड होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर इज ए, ये वाला आंसर है ये। देखो जब गाड़ी स्किड हो रही है, जब कार रुके हुए हैं, तो गाड़ी फॉरवर्ड स्किड होती जा रही है ना, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगी। इसका आंसर ए होगा बेटा। Question number 5, please. A car of mass 800 kg has a forward acceleration 2.5 meter per second square. A frictional force 1200 opposes the motion. What is the driving force? इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ड्राइविंग फोर्स बनानी है कि ये कार बना लेते हैं, डब्बा है जी, कार है, इस पे यहाँ पे लग रही है फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स लग रही है। एक मैं किसी और कलर से ड्रॉ करना चाहता हूँ और कलर आ नहीं रहे, एक वेट सेकंड यार, आ गए। तो यहाँ पे लगेगी जनाब फॉरवर्ड फोर्स, ये फॉरवर्ड फोर्स है एफ। इसको माउस से लिखना जरा मुश्किल काम है, तो नाराज ना हो। ये फॉरवर्ड फोर्स है, और यहाँ पे फ्रिक्शन ऑपोजिट एक्ट कर रही होगी क्योंकि स्लिप आगे हो रहा है। अ कार ऑफ मास 800 किलोग्राम हैज अ फॉरवर्ड एक्सेलरेशन दिस मच, अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन अपोजेस द मोशन ऑफ द कार। ओके, ये फ्रिक्शन है, ये पीछे को जो एक्ट कर रही है, ये अपोजिंग फोर्स है। इसको बैकवर्ड फोर्स भी कह सकते हैं, इसको हम बैकवर्ड फोर्स कह देते हैं। फ्रिक्शन को क्या बोल देते हैं बेटा? बैकवर्ड फोर्स। अच्छा, तो फार्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स, अगर मैं ऐसे लिख सकूँ, टाइप कर लूँ तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ ये आसान है। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ठीक है, अब फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? व्हाट इज द ड्राइविंग, वही निकालनी है। वो फॉरवर्ड फोर्स एक्स है। अब बैकवर्ड फोर्स कितनी है? माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी है? बैकवर्ड फोर्स गिवन है 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है? 800। 800 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? 2.5। 2.5, 2.5। ठीक है जी, ये 2000 हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा, तो 800 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये देखो ना, 800 मल्टीप्लाई बाई 250, 2.5, ये 2000 होता है ना, 2000 में जाके ये जमा हो जाएगा सब। ये माइनस था तो वहाँ पे जमा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000 ये, और 1200 जाके जमा दी 3200 आ जाएगा। डी आंसर आ जाएगा। 5 इज डेल्टा। 5 का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 5 का आंसर बेटा डी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 6 कह रहे हैं। A satellite orbits a planet in a circular path as shown. It has constant speed. There is a force on the planet due to satellite. In which direction the force acts on the planet? देखो बेटा, सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है ना, तो सैटेलाइट पे लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स घुमा रही है। सैटेलाइट पे जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो उसको घूमने पे मजबूर कर रही है, और वो सैटेलाइट पे फोर्स इस तरफ को लगा रहा है। ये फोर्स है सैटेलाइट के ऊपर, ये फोर्स है। तो सैटेलाइट पे, सैटेलाइट ऑर्बिट, इन विच डायरेक्शन द फोर्स एक्ट ऑन द प्लेनेट। अब सैटेलाइट पे फोर्स इधर है ना, तो बेटा आपको पता है ना, फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होती है। ये जो प्लेनेट है, ये सैटेलाइट को नीचे को पुल कर रहा है ना, तो सैटेलाइट इसको आउटवर्ड पुल करेगा। ये वाली फोर्स, बी वाली फोर्स, बेटा एक्शन एंड रिएक्शन। ये जो प्लेनेट है, ये जो प्लेनेट है, ये दरमियान वाला, ये प्लेनेट क्या करेगा? सैटेलाइट को अपनी तरफ पुल करेगा ना, ग्रेविटेशनल पुल। तो एज ए रिएक्शन सैटेलाइट क्या करेगा? प्लेनेट को आउटवर्ड पुल करेगा। तो 6 का बी आंसर है। 6 का ब्रावो। 6 का आंसर क्या है मेरा बेटा? 6 का आंसर इज, ये वाला आंसर है 6 का, ये आंसर है बी। बी आंसर है 6 का बेटा, आंसर बी है। बी आंसर है। देखो सैटेलाइट पे इनवर्ट फोर्स है ना, तो प्लेनेट पे आउटवर्ड फोर्स होगी, एक्शन एंड रिएक्शन। सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ब्लॉक इज हंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस। एक ब्लॉक है, स्प्रिंग बैलेंस पे हैंग हुआ है। द मार्कर इनसाइड द बैलेंस इज पुल्ड बाय द ब्लॉक।
द मार्कर इनसाइड द बैलेंस इज पुल्ड डाउन बाय द ब्लॉक, ब्लॉक इसको नीचे पुल कर रहा है और ये मार्कर है जो नीचे आ रहा है. What can the position of the marker used to determine? What can the position of the marker be used to determine? बेटा ग्रेविटेशनल पुल को कर रहा है ना, तो ये क्या मेयर कर रहा होगा? मैथ इन किलोग्राम नहीं, फोर्स को मेयर कर रहा है. द मैथ, द मोमेंट, द वेट ऑफ द ब्लॉक. द वेट ऑफ द ब्लॉक, इसकी यूनिट क्या गिवन है? A mass is hung on a balance. The marker inside the balance is pulled by the block. मार्कर नीचे को पुल कर, इसको जरा बड़ा करते हैं, समझ आइए क्या लिखा हुआ है. इसको हम 150% करते हैं. अच्छा भाई, आंसर क्या हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको ज़रा थोड़ा छोटा करें जी. व्हाट कैन बी द पोजीशन ऑफ मार्कर बी यूज टू डिटरमिन? मैथ इन किलोग्राम, मैथ मेयर कर सकते हैं अगर आपने इसको, वैसे तो वेट होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इसको कैलिब्रेट केजीज में किया हुआ है तो आप इसको स्प्रिंग बैलेंस को केजीज में भी कर सकते हैं, रीडिंग लेने के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये आंसर हो सकता है. अभी आगे देखते हैं. मैथ ऑफ द ब्लॉक इन न्यूटन, मैथ न्यूटन में नहीं होता, मैथ किलोग्राम में होता है, तो आंसर गलत है, न्यूटन में. मोमेंट का, मोमेंट तो हो ही नहीं सकता. वेट ऑफ द ब्लॉक इन केजी, वेट केजी में नहीं होता, वेट न्यूटन में होता है. तो कौन सा आंसर हो सकता है? बेस्ट आंसर इज ए, मैथ ऑफ द ब्लॉक इन किलोग्राम. बेटा वैसे तो ऑब्वियसली स्प्रिंग बैलेंस फोर्स मेजर करता है, फोर्स वेट होता है, लेकिन वेट होता तो फिर न्यूटन यूनिट होती ना, केजी की यूनिट तो मैथ की यूनिट किलोग्राम है ना. तो यहाँ पे आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, इसको मैथ्स के लिहाज से भी कैलिब्रेट कर सकते हैं. हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें मैथ्स भी लिखा होता है और केजीज में भी कैलिब्रेटेड होता है, न्यूटन में भी कैलिब्रेटेड होता है. तो ये आंसर करेक्ट है. बाकी क्यों सही नहीं है? बाकी इसलिए सही नहीं है क्योंकि यूनिट सही नहीं है. देखो, अगर आप इसकी बात करते हो ना, मैथ्स ऑफ द ब्लॉक इन न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, मैथ्स केजीज में होता है. मोमेंट तो कभी भी फेयर नहीं करता ये. वेट मेयर कर सकता है लेकिन वो वेट न्यूटन में होना चाहिए. तो कौन सा आंसर बेस्ट है? बेस्ट आंसर इज ए, 7 इज ए. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, एमसीक्यू नंबर 8. देयर इज एन एस्ट्रोनॉट on the planet which has gravitational field strength 1/5 of the value of Earth. अर्थ पे 10 है तो वहां पे 1/5, मतलब 10 का 1/5 क्या होता है? 10 को 5 पे डिवाइड कर दे 2. He hangs samples of the rock from the same balance designed to use on Earth. Each sample has a mass 0.1 kilogram. The spring balance reads 1 kg. How many samples of the rock are there? Okay. Astronaut है on a planet which has gravitational field strength 1/5 of the value of Earth. जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1/5 है. ओके, यहाँ पे 10 होती है ना, तो 10 डिवाइड वहाँ पे 2 है. ही हैंग्स सैंपल्स ऑफ द वुड फ्रॉम द पीस ऑफ बैलेंस डिजाइन टू यूज ऑन अर्थ. वो अर्थ के लिहाज से कैलिब्रेट हुआ है. हर सैंपल का मैस 0.1 kg है. हर सैंपल का मैस 0.1 kg है. स्प्रिंग बैलेंस रीड कर रहा है 1 kg. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पे अगर वो 1 kg होता ना, तो एक ब्लॉक 0.1 kg का है ना, तो 10 ब्लॉक्स होते जो 1 kg के होते. 1 kg को 0.1 पे डिवाइड करो तो 10 ब्लॉक्स होते. अर्थ पे होता तो 10 ब्लॉक हैंग होंगे, तो रीडिंग 1 kg आएगी. लेकिन वहां पे तो 1/5 है, तो वहां पे तो 5 टाइम्स मैस कम शो करेगा वो. तो असल में आपने कितने ब्लॉक हैंग किए होंगे? 1 kg नहीं, आपने 10 ब्लॉक हैंग नहीं किए होंगे. रीडिंग 1 kg आ रही है, तो 1 kg रीडिंग कब आएगी? जब आपने 50 ब्लॉक्स हैंग किए होंगे, 5 टाइम्स ज्यादा. रीडिंग्स को 5 टाइम्स ज्यादा करना है ना बेटा, वहां पे जी की वैल्यू 5 टाइम्स कम है. तो अर्थ पे अगर आप 10 ब्लॉक हैंग करोगे तो 1 kg रीडिंग आएगी. अब वहां पे जो रीडिंग है वो 5 टाइम कम आती है, तो 5 टाइम कम आती है. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पे होता तो रीडिंग कितनी आती? 50 आती. अब वहां पे 1 kg आ रही है ना, इसका मतलब ये अर्थ पे होता तो 5 kg रीडिंग आती. तो इसका 1 kg कब अर्थ पे रीडिंग आती है? जब 10 ब्लॉक्स हैंग होते हैं. 5 kg रीडिंग अर्थ पे कब आती है? जब 50 ब्लॉक हैंग होते हैं. तो आंसर इज 50. इसका आंसर 50 होना चाहिए. 50 हैंग करेंगे बेटा. उस प्लेनेट पे जहाँ पे जी कम है, वहां पे रीडिंग 1 kg आ रही है. अगर ये अर्थ पे लेके आएंगे तो ये 1 kg रीडिंग ही आएगी, ये 5 टाइम्स ज्यादा 5 kg रीडिंग आएगी. 5 kg रीडिंग कब आएगी? जब 50 ब्लॉक्स हैंग हुए होंगे. तो 50 ब्लॉक हैंग हुए होंगे. इसका आंसर डी, 8 का आंसर डी है. दोबारा सुन लें. देयर इज एन एस्ट्रोनॉट ऑन अ प्लेनेट दैट हैज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1/5. जितनी अर्थ पे है उसकी 1/5 है, मतलब 5 टाइम्स कम वेट शो करेगा वहां पे, 5 टाइम कम मास शो करेगा कैलिब्रेटेड. ही हैज द सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम द सिम बैलेंस डिजाइन टू यूज ऑन अर्थ. ईच सैंपल हैज 0.1 kg. हर सैंपल का 0.1 kg मास है. तो स्प्रिंग बैलेंस रीड 1 kg ऑन द प्लेनेट. प्लेनेट पे वेट कम शो करेगा 5 टाइम्स. 1 kg प्लेनेट पे शो कर रहा है, तो अर्थ पे कितना शो करेगा? 5 kg. अब 5 kg कितने ब्लॉक्स हो तो 5 kg बनेंगे? एक ब्लॉक 0.1 kg का है ना,
तो 5 को 0.1 पे डिवाइड कर दो, आंसर 50 आ जाएगा। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। आंसर इसका डी था। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक बॉल इज एट रेस्ट। ओके, electrically charged plastic ball is at rest. What type of field are caused by the ball? Electric field, gravitational field and magnetic field. An electrically charged ball is at rest. बेटा बॉल का मैस है तो उसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा। हर मैस का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और उस पर चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नहीं होगा क्योंकि चार्जेस मूव नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड है। 9 का आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि हर मैस का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो हर मैस के अराउंड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड होता है। और जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं ना, तो उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। आपको याद है, हमने पढ़ा था, जब वायर में करंट होता है तो चार्जेस मूव करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जब चार्जेस मूव करते हैं, अब चार्ज मूव नहीं कर रहा तो खाली इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो 9 का आंसर होना चाहिए बी, बी फॉर ब्रावो, बी आंसर है। Which list contain one quantity that can be changed by a force? फोर्स किसको चेंज कर सकती है? फोर्स कभी मास को चेंज नहीं कर सकती। फोर्स शेप को भी चेंज कर सकती है, फोर्स वेलोसिटी को भी चेंज कर सकती है, अपने एक को चेंज कर सकती है। मास को नहीं चेंज कर सकती, फोर्स वॉल्यूम को चेंज कर सकती है, शेप को भी चेंज कर सकती है। मास को नहीं चेंज कर सकती, वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, वॉल्यूम को भी चेंज कर सकती है। Which list only quantities that can be changed by a force? Which list contains only quantities that can be changed? Okay, D क्या है? 10। फोर्स शेप को चेंज कर सकती है, यस। फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, यस। फोर्स वॉल्यूम को चेंज कर सकती है, यस। ये लिस्ट में तीनों चीजें हैं जिनको फोर्स चेंज कर सकती है, ये ढूंढनी थी ना। विच लिस्ट कंटेन ओनली क्वांटिटीज दैट कैन बी चेंज बाय फोर्स। एक नहीं, सॉरी, सारी क्वांटिटीज जिनको फोर्स चेंज कर सकती है वो डी में है। तो आंसर इज डेल्टा। एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ इज प्लॉटेड फ्रॉम स्प्रिंग, विच पॉइंट मार्क्स इज द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ स्प्रिंग। प्रोपोर्शनैलिटी, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होता है। तो जहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना, इसके अलॉन्ग स्केल रखें। आपको स्ट्रेट कहां तक नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है कि बी तक ग्राफ स्ट्रेट है। वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है जहां तक लाइन स्ट्रेट है। तो आंसर इज बी, बी फॉर ब्रावो। MCQ number 12, please. The diagram shows a diver 20 meter below the surface of the lake. The total pressure at this depth is 3 into 10 power 5 pascals. इस जगह पे टोटल प्रेशर इतना है। An air bubble has a volume 0.6 as it leaves the diver. इसका यहाँ पे वॉल्यूम 0.6 है। It rises to the surface of the lake where pressure is 1.1 into 10 power 5 pascals. The temperature of the air in the balloon remains constant. The volume of the balloon at the surface. सरफेस से प्रेशर इतना है, बॉटम पे प्रेशर। यहाँ पे क्या लगेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे क्या लगेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखा जा रहा था गद्दा पर। P1 कितना है? इधर नीचे कितना प्रेशर है? नीचे प्रेशर है 20 मीटर बिलो है। जो टोटल प्रेशर है दिस 3 है। नीचे कितना प्रेशर है? 3 इंटू 10 पावर 5। 3 इंटू 10 पावर 5 ना भी लिखें कट जाएगा, चल लिख देता हूँ। 3 इंटू 10 पावर 5 इंटू V1। नीचे वॉल्यूम कितना है? नीचे वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 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 है 0.6 सेंटीमीटर में ही रहने दें, आंसर घट जाएगा। इज इक्वल टू सरफेस से प्रेशर कितना है? 1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स। और उसका वॉल्यूम निकालना है आपने। वॉल्यूम निकालना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। 10 पावर 5 यहाँ भी है, 10 पावर 5 वहाँ भी है, तो 10 पावर 5 तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.6 1.8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 1.8 cm3। आंसर सी होना चाहिए, 12 का सी। तो बेटा इसका ये आंसर है। ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगेगा। इतना गंदा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि मैं, मेरे पास पेन तो है नहीं, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो वो ऐसे लिखा जाता है फिर। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं। आप कहेंगे पेन से लिखेंगे तो कौन सा खूबसूरत लिख लेंगे, आपकी कौन सा राइटिंग अच्छी है, मानता हूँ यार। अच्छा भाई, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एज शोन। एक बॉल को नीचे गिरा रहे हैं और नीचे जा रही है 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, विच स्टेटमेंट अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो टोटल एनर्जी बॉल की जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, काइनेटिक कम है। यहाँ पे जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी। जमा करेंगे सेम आंसर आएगा, एनर्जी कंजर्व है। तो आंसर क्या होना चाहिए? इट इज सेम एट ऑल पॉइंट। 13 का ए आंसर होना चाहिए, ठीक है। 13 का ए फॉर अल्फा। अच्छा जनाब, आगे चल रही है। एमसीक्यू नंबर 14 प्लीज। A student uses average force F to push a block
to push a box at a distance d across the horizontal table. Average force F लगा रहे हैं to push a box along the horizontal table. The mass is m, the gravitational field strength is g. How much work is done by the student pushing the box? फोर्स F लगा रहा है और d डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो बस क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस. वर्क डन होता है ना अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वर्क डन का फॉर्मूला हम सबको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस. तो फोर्स कितनी लगा रहा है F और डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है d, तो एफ डी आंसर होगा. 14A, 14 का आंसर ए है बेटा. अच्छा जनाब, एमसीक्यू नंबर 15 क्या कहता है जी, a workman rolls a barrel of 2000 Newton up the plank of length 2 meter, okay, of the length 2 meter onto a lorry. The back of the lorry is 0.8 meter above the ground. Height इसकी ये. What is the work done against gravity? Work done against gravity का मतलब क्या होता है पता है आपको? Increase in GP. Work done against gravity, increase in GP. आपने GP निकालनी है तो क्या लगेगा? MGH. mg वेट होता है, वेट इंटू हाइट. आपका फार्मूला लगेगा MGH. हमारा फार्मूला लगेगा MGH. GP किसके इक्वल होती है? GPE इज इक्वल टू MGH. mg क्या होता है? सबको पता है. mg होता है जनाब वेट होता है, वेट इंटू हाइट. वेट कितना गिवन है आपको? 2000 न्यूटन. हाइट कितनी गिवन है? 0.8 मीटर. तो 2000 इंटू 0.8 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1600 आई थिंक. बी 15 का बी आंसर होना चाहिए. आंसर बी है. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है इंक्रीज इन जीपी. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है? देखो ना, वेट इंटू हाइट. ये वेट इंटू हाइट ऊपर को जा रहे हैं ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होते हैं. याद करने, जब भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो तो वेट इंटू हाइट करेंगे. जब भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो तो फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस करेंगे. अच्छा अभी एमसीक्यू में 16, व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम. Force per second? No. The maximum force on an object exert the total energy? No. Work done per second, work done per unit time होना चाहिए, लेकिन बस अगर वो बाकी सबसे बेहतर यही आंसर है डी. तो 16 का आंसर डी है. फोर्स पर सेकंड तो नहीं होता, मैक्सिमम फोर्स भी नहीं होता, टोटल एनर्जी भी नहीं होता, एनर्जी और टाइम होता है. पर सेकंड की बजाय यहाँ पे पर यूनिट टाइम होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन 16 का डेल्टा आंसर है, डी आंसर. ठीक है जी, क्लियर ऑल ड्राइंग कर रहा हूँ मैं. ठीक है जनाब, अब ऊपर चलते हैं. एमसीक्यू 16 हो गया जी. 16 के बाद एमसीक्यू नंबर आ गया जनाब 17. द डायग्राम शोज अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड सस्पेंडेड अबव अ बेंच. एक ग्लास ट्यूब है, पानी से भरी हुई है. द वाटर इज फ्री टू सर्कुलेट अराउंड द ट्यूब. पानी घूम सकता है अपनी मर्जी से. एट पॉइंट पी देयर इज कन्वेक्शन करंट मूविंग डाउनवर्ड. यहाँ पे नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये हैवी वाटर नीचे आ रहा है. अब क्या कहते हैं? एट पॉइंट पी हो गया. एट विच पॉइंट द ट्यूब इज हीटेड टू कॉज द कन्वेक्शन करंट. किस पॉइंट पे हीट अप करें? बेटा कन्वेक्शन करंट का साइकिल कंप्लीट करना है ना, तो हीट करने के लिए, कन्वेक्शन करंट चलाने के लिए नीचे से हीट करना पड़ता है. ऊपर से हीट करेंगे तो कभी कन्वेक्शन करंट चलता ही नहीं. कूल ऊपर से करना पड़ता है, हीट नीचे से करना पड़ता है. या तो डी पे हीट करेंगे या ए पे हीट करेंगे. बी और सी आंसर ही नहीं हो सकता. अगर डी पे हीट करेंगे तो लेस डेंस लिक्विड ऊपर जाता है, तो ये नीचे आ रहा है. ए पे हीट करेंगे तो लेस डेंस लिक्विड नीचे जाएगा. इसकी जगह लेने के लिए यूं घूम के लिक्विड यूं करके आएगा. तो हम कहाँ पे हीट अप करेंगे? ए पे हीट अप करेंगे. तो 17 का आंसर बेटा अल्फा ए आंसर, ए आंसर. ठीक है जनाब, आगे जी 18. Which physical quantity cannot be used to measurement of temperature? Which physical property cannot be used for the measurement of temperature? थर्मामीटर में कौन सी physical property हम यूज नहीं कर सकते टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए? लेंथ ऑफ मेटल बार को, चेंज इन लेंथ को यूज किया जा सकता है. मैस ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, मैस कभी चेंज नहीं होता, मैस तो चेंज ही नहीं होता. तो मैस को तो टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज कर सकते ना, बी आंसर होगा. प्रेशर भी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस भी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, लेंथ भी चेंज होती है. हम उस चीज को यूज नहीं कर सकते एज ए थर्मोमीटर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं होती. तो मैस रिमेन्स कांस्टेंट, मैस चेंज नहीं होता. 18 का मेरा बेटा बी आंसर होना चाहिए, 18 ब्रावो. 19. A student performs an experiment to find out how much energy is needed to change the temperature of the steel by 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? इसको क्या बोलते होते हैं? हाउ मच हीट एनर्जी निकाले टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील नेल.
हीट कैपेसिटी कहती है ना इसको, किसी बॉडी का एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी होती है। विच क्वांटिटी इज डिटरमिनिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द नेल, हो सकता है आंसर। द लेटेंट हीट बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जब 1 kg का नेल होता है, तो 1 kg तो नहीं गिवन ना, स्पेसिफिक तो 1 kg के लिए होता है। तो आंसर क्या है, 19 का ए आंसर है, ए फॉर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, a substance has melting point -17 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 117। ओके, इसका मतलब -17 से नीचे वो सॉलिड फॉर्म में होगा, -17 से 117 तक वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और यहाँ पे वो बॉइल करेगा। ओके, इन विच स्टेट डज द सब्सटेंस एग्जिस्ट एट -10। अब बताओ -17 बड़ा है कि -10 बड़ा है, तो -10 बड़ा है। इसको इसको मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो टेम्परेचर यहाँ पे -17, यहाँ पे होगा -10, यहाँ पे होगा 117। तो ग्राफ के ये लाइनें अच्छी नहीं बनी, जरा सीधी बनाता हूँ, सॉरी यार, माफ कर दो। फिंगर से ऐसी लाइनें बनेंगी, अब क्या करें। यू यू यहाँ पे लिखते हैं -17, -10 ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। यहाँ पे लिखते हैं -10, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये इससे भी कम टेम्परेचर है, ये जी -50, -50 कर लो। अच्छा, और 117 यहाँ पे कर लेते हैं, 117 यहाँ लिख लेते हैं, 117। अगर इसका हीटिंग कर्व बनाएं, चलिए 50 से हमने इसको हीटअप करना शुरू किया, तो कैसे बनेगा। 50 से अगर आप हीटअप करना शुरू करें, तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे मेल्ट होगा, फिर बढ़ते 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 अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा, फिर ये यूं करके लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा LHP, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मेल्टिंग, यहाँ पे क्या हो रही है, बॉइलिंग, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग। इससे पहले यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, ये सॉलिड फॉर्म होगी। यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, इस जगह पे, इस जगह पे क्या होगा, सॉलिड होगा। इस जगह पे क्या होगा, लिक्विड होगा। और 117 से ऊपर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा। अच्छा, अब वो बताओ, वो पूछ रहा है बताएं जी -10 पे क्या है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड है, इस कोने से लेके इस कोने तक, किस कोने से, एक कर्सर से देखो, इधर -50 से लेके -17 तक तो सॉलिड है ना, फिर ये मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद लिक्विड बन जाएगा, तो -10 पे तो लिक्विड होगा, -10 पे क्या होगा, लिक्विड होगा। अच्छा, फिर और 110 पे क्या होगा, 110 भी इधर आएगा, 110, -10, 110 कहाँ पर होगा, लिख दो तो 110, 110 विल बी ऑलमोस्ट 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 यहाँ पर होगा, 110, 110। ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं, 110 यहाँ पर है, -10 यहाँ पर है, 110 यहाँ पर है। ये दोनों कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आंसर इज सी, 20 का आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्लियर कर दिया मैंने। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिक्विड इज करेक्ट। लिक्विड की क्या होती है, फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती, नॉट फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, यस होता है। 21 का सी, ये तो आसान था, 21 सी, 21 का सी आंसर आ गया, 21 का सी आंसर आ गया। अच्छा जी, आगे क्या कर रहे हैं। A mass of the gas is trapped inside the cylinder by the motion of the piston. Mass of the gas is closed. ये mass है, gas है, fixed piston है. As the piston moves in, the volume of the gas decreases, but the temperature stays constant. ठीक है, temperature constant रह रहा है. What happens to the gas pressure and why? What happens to the gas pressure and why? हाँ जी, क्या होगा जब ये पिस्टन आगे जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम होगा ना, वॉल्यूम, तो जब ये आगे जाएगा तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। 22 का सी होना चाहिए, 22 का सी, सी चार्ली। अच्छा भाई, 23, a plane mirror on a vertical wall forms an image of an object placed in front of it. What characteristics describe the image? प्लेन मिरर में इमेज क्या प्रॉपर्टीज, रियल होता है, इन्वर्टेड नहीं होता, रियल होता है, नहीं रियल भी नहीं होता यार, का प्लेन मिरर रियल नहीं होता, सॉरी वर्चुअल होता है।
ओके, रियल नहीं होता। वर्चुअल होता है, अपराइट होता है, स्मॉलर नहीं होता। वर्चुअल होता है, अपराइट होता है, सेम साइज होता है। तो आंसर इज डेल्टा, डी आंसर है इसका। जी जनाब, एमसीक्यू नंबर 24। विच स्टेटमेंट अबाउट लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज करेक्ट? लाइट एयर से ग्लास में आ रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नहीं फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट कहाँ से आ रही है? एयर टू ग्लास, या स्पीड कम होगी। द वेवलेंथ, नहीं वेवलेंथ भी कम होगी। स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। द वेवलेंथ रिमेन्स सेम, नो ऐसा नहीं है। तो 24 का बेस्ट आंसर इज ब्रावो, बी। 24 बी है। अच्छा भाई 25। applications are use different applications use different component of electromagnetic spectrum, which shows correct application of x-rays, ultraviolet and microwaves. x-rays x-rays कहाँ पे यूज होती हैं? किलिंग कैंसरस सेल्स के लिए कर सकते हैं, गैमा रेज को, एक्स रेज को भी मेडिकल इमेजिंग में ज़्यादा यूज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट, अच्छा, और स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल, ये भी कर सकते हैं, एक्सरेज के ये भी काम हो सकते हैं, स्टेरिलाइज करने के भी काम आते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, ये किस काम आती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब पे काम आती है अल्ट्रावायलेट, जस अल्ट्रावायलेट रेज फ्लोरोसेंट ट्यूब में काम आती है। स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। टेलीविजन कंट्रोलर नहीं होता अल्ट्रावायलेट से, टेलीविजन कंट्रोलर तो नहीं होता। ठीक है, स्टेरिलाइज कर सकती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को। अल्ट्रावायलेट रेज स्टेरिलाइज करने के काम आती है, जम्स को मार सकती है। अच्छा जी, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव इंट्रूडर अलार्म में माइक्रोवेव नहीं यूज होती, यूज होती हैं इंफ्रारेड, आई थिंक सो। माइक्रोवेव भी यूज हो सकती है, सैटेलाइट टेलीविजन में होती है, सनबेड में नहीं होती। सनबेड में यूवी रेज होती हैं, जो कि बॉडी को काला करने के काम आती है। डिटेक्टिंग क्रैक्स इन मेटल नहीं होती। तो बेस्ट आंसर क्या है? ये बेस्ट आंसर है, बी। एक्सरेज किलिंग कैंसरस सेल्स, एक्सरेज और गामा रेज दोनों कैंसरस सेल्स को किल कर सकती हैं। स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो सेम सेम, ये तीनों के साथ ये वाला कॉलम सही आ रहा है, बी। 25 इज ब्रावो। वेयर डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करती, ग्लास में, लिक्विड में, सॉलिड में, गैसेज में, लिक्विड में, सॉलिड में। सॉलिड में सॉलिड मैक्सिमम ट्रेवल करती है। 26 डी। हाँ जी, एमसीक्यू में 27। A scientific research boat uses pulses of ultrasound to detect the fish underneath it. The pulse of ultrasound is bounced from the ground 6,000 meters directly below the boat. The next pulse is sent 2 seconds after echo from the previous has been received. The speed of ultrasound is 1500 per second. What is the interval between two pulses? Okay, दोबारा सुनिए। A scientific research boat uses pulses of ultrasound to detect the fish beneath it. बिल्कुल ठीक है। A pulse of ultrasound is bounced from the group of group of fish 6,000 meters directly below the sea. The next pulse is sent 2 seconds after the echo from the previous pulse has been received. जब echo आई ना, उसके 2 सेकंड के बाद next pulse भेजी। What is the interval between the two pulses? दो pulses में कितना interval है? इसको draw करके समझते हैं। क्या कहता है जी? ये water surface है, सॉरी, वाटर सरफेस। echo जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। A scientific research, pulse of is bounced from the group of fish 6,000 मीटर डायरेक्टली बिलो। यहाँ पे फिश हैं, यहाँ पे क्या है आप समझें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुझे ड्रॉ नहीं होगी मेरे से। यहाँ पे फिश है, फिश से रिफ्लेक्ट होके वापस आई हैं। कितने? ये 6,000 मीटर नीचे है। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से? ये है 6,000 मीटर डिस्टेंस है। पल्स गई है और वापस आई है। ओके, द नेक्स्ट पल्स इज सेंट 2 सेकेंड आफ्टर द echo फ्रॉम द फर्स्ट पल्स हैज बीन। जब इसकी echo आई ना, echo आने के 2 सेकेंड के बाद नेक्स्ट पल्स भेजी। ओके, व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन पल्सेस? अभी कौन सी पल्सेस हैं? रिफ्लेक्टेड पल्सेस क्या पूछ रहा है? ये क्लियर सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टेड पल्सेस की बात करें। पहली पल्स जब वापस आई, इसके 2 सेकेंड के बाद उसे दूसरी पल्स, पहले देखे ना ये जाने आने में कितना टाइम लेगी। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2d इज इक्वल टू वी टी। आपको पता है ना 2d इज इक्वल टू वी टी।
हमें पता है जब साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आती है 2D इज इक्वल टू VT लगता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6000 इज इक्वल टू 1500 मीटर स्पीड है इनटू टाइम। ये 1500 जाके डिवाइड हो जाएगा, या देखा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में तो ये वापस आएगी, एक पल्स 8 सेकेंड में वापस आएगी ना, जाने आने में 8 सेकेंड लेगी। अच्छा अब क्या कहता है जी, ये पल्स भेजी है 8 सेकेंड बाद वापस आई है, इसके 2 सेकेंड के बाद पल्स भेजी है, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कितनी देर बाद वापस आएगी, वो भी 8 सेकेंड के बाद आएगी। तो इंटरवल कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड जाने आने में लेगी और 2 सेकेंड के बाद भेजी है, तो 10 सेकेंड का इंटरवल हो जाएगा। 10 सेकेंड का देखो ना, कह रहे हैं द नेक्स्ट पल्स इज सेंड 2 सेकेंड आफ्टर। तो इस पल्स ने जाने और आने में कितना टाइम लिया, एक पल्स थी ना, कितना टाइम लिया उसने, 8 सेकेंड, तो वापस आने में टाइम लिया। और उसके बाद पल्स भेजी 2 सेकेंड के बाद, पहली पल्स भेजी 8 सेकेंड के बाद वो वापस आई, उसके 2 सेकेंड के बाद अगली पल्स भेजी। तो पल्सेस में इंटरवल कितना, वो जो पल्सेस हम सेंड कर रहे हैं उसका पूछ रहा है, ठीक है। पल्सेस का जो अब 10-10 सेकेंड के बाद भेज रहे हैं, 10 सेकेंड के बाद भेज रहे हैं, 8 सेकेंड और जमा 2 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो आंसर इज, इसका आंसर कौन सा होगा, 10 सेकेंड डेल्टा, इसका डी आंसर है बेटा, इसका डी आंसर है। विच रोज करेक्टली डिस्क्राइब द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होती है, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 28 का बी आंसर है जी, आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट 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 क्या कहते हैं, व्हाट इज स्टोर्ड इन बैटरी एंड व्हाट इज यूनिट। बैटरी में क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है, उसकी यूनिट जाउल है। 29 का सी आंसर है। अच्छा 38, द कार battery delivers 1500 kilocoulomb to a circuit before it needs recharging. Two headlamps connected parallel to the battery are switched on. There is a current of 4 ampere in each lamp. Okay. How much time passes before the battery needs recharging? कितने टाइम बाद बैटरी को रिचार्जिंग होगा। तो फॉर्मूला आपको आता है, Q इज इक्वल टू आई टी, हमें पता है Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है जी, आई टी स्मॉल होता है। एंटर कितना चार्ज करना है जी, 15, 150 किलो है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 3 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3 इज इक्वल टू, करंट कितना है जनाब, 4 एम्पियर, 4, और आगे टाइम निकालना है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, 15,000 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा, अब इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर है मेरे पास, 15,000 150 150 123 divided by 4, it gives 37,500 minutes divided by 60 hours divided by 60. A battery needs recharging. There is a current of 4 ampere in each lamp. ओहो, गलत कर दिया ना, दो लैंप हैं यार, एक नहीं है। देर इज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर इन ईच लैंप, तो यहाँ पे 8 यूज करेंगे। एक लैंप में 4 एम्पेयर करंट है, तो दो लैंपों में कितना करंट होगा, 8 एम्पेयर यार, सॉरी। Q इक्वल टू आई टी, 15,000 और दो लैंप चल रही हैं। द हेडलाइट कंटेन इन पैरेलल टू हेडलाइट, 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी दोबारा करेंगे, क्या आंसर आएगा। A car battery delivers 1500 charge before it needs recharging. Two headlines connected in parallel to the battery switched on with a current of 4 amperes in each lamp. How much time passes before the battery needs recharging? Recharging. Okay. 8 एम्पियर करंट है, 150,000 कूलम चार्ज है, डिवाइडेड बाय 8 इट गिव्स दिस 18,000 डिवाइड बाय 60, गलत कर रहा हूँ, 60, 150 किलो कूलम्स, 000 divided by 8, it gives 18,700 750 minutes. अब divided by 60, आंसर भी नहीं आ रहा सही, 31, नहीं यार मैंने क्या गलती की है, एक मिनट सोचने दे यार। A car battery delivered this much circuit before it needs recharging. The two headlights connected in parallel to the battery are switched on. The current of 4 ampere in each lamp, 4 एम्पेयर करंट है,
टोटल करंट 8 एम्पियर हो गया। हाउ मच टाइम पासिस बिफोर द बैटरी नीड रीचार्जिंग, Q इज इक्वल टू आई टी। 150 कूलम्स है, 3 जीरोस आ गए। कितने टाइम में वो इतना चार्ज डिलीवर करेगी, I इंटू टी। I इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। करंट कितना पास हो रहा है, 8 एम्पियर। फिर करंट ऑफ 4 एम्पियर इन ईच लैम्प। A car battery delivers 150 kilocoulomb charge before it needs recharging. The two headlamps connected in parallel to the battery are switched on. The current of 4 ampere in each lamp. How much time passes before the battery needs recharging? 8 एम्पेयर है, इतने कूलम चार्ज है। ओके यार, ये सेकंड्स में टाइम आ रहा है ना, कितना गलत कर रहा हूँ मैं यार। बिल्कुल सही है, ये जो टाइम सेकंड्स में आ रहा है, मिनट्स में नहीं आ रहा। आई एम सॉरी यार, पागल हो गया। 150,000 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 18,750 सेकेंड्स। अब इसको आवर्स में चेंज करना है, डिवाइड बाई 3600, डिवाइड बाई 3600। सॉरी यार, कितना टाइम जाएगा मेरा, कितना आ गया, 5 आवर्स एंड 2। इसका बी आंसर है। ये टाइम सेकंड में आएगा, मैं मिनट से समझ रहा था, सॉरी माफ कर दे मुझे। ठीक है, तो हाँ मेथड यही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 3 identical lamps and 3 ammeters are connected. 3 ammeters है, 3 lamps है, identical lamp है। The reading are I1, I2 and I3. How are the reading related to? अच्छा बेटा, ये जो टोटल करंट आ रहा है I1 इधर स्प्लिट होगा, इधर स्प्लिट होगा। मुझे पता है I1 किसके इक्वल है, I2 प्लस I3। I1 किसके इक्वल है, I2 प्लस I3। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मुझे पता है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अच्छा, अब यहाँ इस रास्ते में तो एक ही लैंप है, यहाँ पे 2 लैंप है। एक लैंप है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, 2 लैंप है तो इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस ब्रांच में करंट ज़्यादा होगा, इस ब्रांच में करंट कम होगा। तो I2 इज ग्रेटर देन I3, I2 इज ग्रेटर देन I3, I2 इज ग्रेटर देन I3, ये भी होगा। और इन सबसे ग्रेटर कौन सा होगा, I1। I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, इसका डी आंसर होगा। देखो बेटा, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इसको मैं क्लियर करके समझाऊं दोबारा आपको। आप ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना करंट है, लिख के बताता हूँ। कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे करंट है जी, चलें कर लें, 2 एम्पेयर। तो यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ पे उसका आधा होगा, सीरीज में आज का आधा होगा। यहाँ पे करंट होगा 1 एम्पेयर, यहाँ पे करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर। ठीक है, ये 2 एम्पेयर इधर करंट है, तो यहाँ पे आधा करंट होगा, क्योंकि 2 लैंप है ना सीरीज में, रेजिस्टेंस डबल है तो करंट आधा होगा। अब इन दोनों को जमा कर देंगे, ये वाला करंट इधर जा रहा है, ये वाला करंट इधर जा रहा है, ये करंट ऐसे नजर आएगा आपको। ये करंट 2 एम्पेयर यूं जा रहा है, ये करंट 1 एम्पेयर, तो टोटल 3, ये 3 एम्पेयर होगा। यहाँ पे करंट कितना होगा, 3 एम्पेयर। अगर आप इसका साथ लिखिए, इट विल बी 3 एम्पेयर। यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट होगा। तो आपको पता है I1 3 एम्पेयर है, I2 2 एम्पेयर है, I1 ये एम्पेयर है। तो I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। तो आंसर इज डी, 31 का डी आंसर है, 31 डेल्टा। जी बेटा, MCQ number 32, a thermistor and LDR are connected in series. A potential difference of 6 volt is applied across them as shown। इनमें 6 वोल्ट यहाँ, 6 यहाँ। इसका मतलब ये होता है कि आपने यूं कनेक्ट किया हुआ है बेटा। अगर हम इसको ड्रॉ करें ना, एक मिनट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये आप इधर से, ये मतलब होता है कि आपने 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, कहता क्या है, कहता है जनाब कि the thermistor has resistance 6000 ohms in cold and 1000 ohm in warm room। लिख लेते हैं, क्या कहता है जी, कोल्ड एंड वार्म लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कोल्ड, कोल्ड वार्म। कोल्ड में कितनी रेजिस्टेंस है, 6000 ओम्स, 6000। और वार्म में कितनी है, 1000। ओके, फिर क्या कहते हैं, द LDR हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ohms in dim light। ओके, dim
और ब्राइट, डिम लाइट में कितनी रेजिस्टेंस है 2000 ओम्स, 2000 ओम्स, और ब्राइट लाइट में कितनी रेजिस्टेंस है 500 ओम्स। ओके, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है जी, मैंने साथ लिख दी इसके। अच्छा, आगे कहती हैं व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलडीआर इज 2 वोल्ट, व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? अच्छा, अभी यहाँ पे 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तो 6 में से 2 इसको मिलेगा, तो बच्चों इसको कितना मिलेगा बताओ? 6 में से 2 इसको मिलेगा तो उसको 4 मिलेगा ना, 4 मिलेगा। तो हमें क्या वोल्टेज रेशो चाहिए? ये वोल्टेज रेशो क्या बन रही है 2:1। देखो ना, ये 4 है ना, ये 2 है ना, तो वोल्टेज रेशो क्या बन रही है? अगर आप वोल्टेज रेशो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिल रही है 2 रेशो, एक और 2:1। वोल्टेज रेशो बेटा 2:1 है, 2:1। अब वोल्टेज रेशो रेजिस्टेंस रेशो के इक्वल होती है ना, कौन सी वैल्यूज में 2:1 बन रही है? 6000 और 2000 2:1 नहीं होती, 6000 और 500 2:1 नहीं होती, 1000 और 2000 1:2 होती है, हमें 2:1 चाहिए। 1000 और 500 2:1 होती है। ये देखो, ये वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ कि ये 2000 ओम्स हो और 500 ओम्स हो, तो इनमें क्या रेशो बन जाएगी? वोल्टेज रेशो 2:1 है ना, वोल्टेज रेशो 2:1 है ना, तो ये वैल्यूज भी 2:1 बन जाएंगे। तो जब इसकी रेजिस्टेंस 1000 हो और इसकी रेजिस्टेंस 500 हो, तो ये 2:1 बनती है। मतलब जब ये वार्म हो और ये ब्राइट हो, तो क्या होना चाहिए? वार्म एंड ब्राइट। आंसर इज सी, इसका आंसर सी होना चाहिए। किस केस में? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। वोल्टेज रेशियो क्या बन रही है? 2 1 2 2 2:1। तो वोल्टेज रेशियो रेजिस्टेंस रेशियो के इक्वल होती है, तो रेजिस्टेंस रेशियो भी कितनी होनी चाहिए? 2:1। तो कौन सी वैल्यूज हैं जिनमें रेजिस्टेंस रेशियो 2:1 हो? ये बन रही है जब ये वार्म है और ये ब्राइट है। ठीक है, वार्म रूम विद ब्राइट लाइट, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट बेटा, इसको क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 33 देखिए। 240 main supply are connected to 60 watt lamps in parallel at the time when the 60 watt लैंप लगा दिए, 8 60 watt लैंप पैरेलल लगा दिए। एट द टाइम व्हेन द लैंप्स आर स्विच्ड ऑन द फिलामेंट्स आर कोल्ड, टेम्परेचर कम था एंड कोल्ड, and 4 lamps and the current is 4 times as large as the final steady current. What is the initial current in the lamp? ड्रॉ करके पहले देखते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करूँ? 8 लैंप सिर्फ बनाने फिंगर से मुश्किल हैं। अच्छा, ये 8 लैंप पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, बड़ा बन गया, खैर है यार, चलो 5 6 7 और ये 8, ये लैंप्स हैं। और क्या है जनाब? हाथ से बना दें, इतना टाइम नहीं है। ये बैटरी है, 240 मेन सप्लाई है। बैटरी नहीं बनानी चाहिए, मेन सप्लाई का सिंबल बनाना चाहिए था। मेन सप्लाई का सिंबल क्या होता है? हाथ से बना रहे हैं। मेन सप्लाई होती है जनाब यूँ करके, यूँ करके, यूँ, और बीच ये बनाता है ये यूँ। ये मेन सप्लाई है, यूँ करके है। ये एक लैंप है, ये दूसरा लैंप है, ये तीसरा लैंप है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 लैंप पैरेलल यूँ कनेक्टेड हैं। और ये वोल्टेज कितनी है? इसकी वोल्टेज है 240 वोल्ट। कितनी वोल्टेज है? 240 वोल्ट। ओके, हर लैंप 60 वॉट का है। तो अच्छा, पावर का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है, P इज इक्वल टू वी आई, पावर का ये फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, अब कितनी पावर है जी? 8 लैंपों की कितनी पावर होगी? 8 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू वोल्टेज। वोल्टेज कितनी है? 240, 240 इंटू आई। करंट निकालते हैं, ये हो जाएगा 480 और 240,
करंट आ जाएगा 2 एम्पियर, नॉर्मल करंट आ जाएगा। नॉर्मल स्टडी करंट कितना आ जाएगा? नॉर्मल करंट आ रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आ गया। अच्छा, अभी कितना करंट है? ये तो नॉर्मल स्टडी करंट है ना। इनिशियल करंट कितना है? इनिशियल करंट 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो 2 से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा इनिशियल करंट। इनिशियल करंट 2 से को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 8 एम्पियर। इसका आंसर डी है। इसका आंसर, हमने पहले नॉर्मल करंट निकाल लिया। नॉर्मल करंट पी इक्वल टू वी आई होता है। 8 लैंप है, एक लैंप की पावर 60 वॉट है, तो 8 लैंप कितने होंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 60, पी इक्वल टू वी आई। वोल्टेज तो सबको 240 मिल रही है, करंट निकाल लिया। ये नॉर्मल स्टडी करंट 2 एम्पियर आ गया। इनिशियल करंट इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो 8 एम्पियर होगा। ठीक है मेरा बेटा, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 34। व्हाट इज यूज्ड with a magnet to create induced electromotive force in a simple generator? What is used with a magnet to create induced electromagnetic force in a simple generator? What is used with a magnet to create induced? Magnet से क्या यूज करते हैं कि ईएमएफ जनरेट हो? बैटरी नहीं, कॉइल यूज करते हैं। 34 बी, 34 का बी आंसर। What changes kinetic energy into electrical energy? कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज करती है? काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कार बैटरी नो, इलेक्ट्रिकल फायर नो, इलेक्ट्रिक मोटर नो, अ विंड टरबाइन यस। 35 का डी आंसर है। 35 का डी आंसर है। 36, a transformer has 4800 turns on the primary coil and 480 turns on the secondary coil। 10 टाइम टर्न्स काम है। इसके 4800 है, इसके 480 है। The primary coil is connected to 40 volt, the secondary coil is connected to a lamp। how much output current in the lamp आपने बताना है। आउटपुट करंट इन द लैम्प बताना है। 4800 वोल्ट है और ये 480 वोल्ट टर्न्स है। 10 टाइम टर्न्स काम है, तो वोल्टेज भी 10 टाइम कम हो जाएगी। तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। द सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ लैम्प। हाउ डज द आउटपुट करंट लैम्प कंपेयर विद द इनपुट करंट? वोल्टेज तो 10 टाइम कम हो जाएगी, लेकिन करंट 10 टाइम ज्यादा होगा। करंट 10 टाइम ज्यादा होगा। पूछ क्या रहा है? हाउ डज द आउटपुट करंट इन द लैम्प कंपेयर विद द इनपुट करंट? हायर फ्रीक्वेंसी एसी, लोअर फ्रीक्वेंसी एसी, करंट इन वन डायरेक्शन ओनली, द सेम फ्रीक्वेंसी एसी। हाँ भी, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी चेंज होती है, करंट भी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो 36 का डी आंसर है। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जनाब। 37, a CRO with a Y gain is 2 वोल्ट पर डिवीजन is connected to a generator। Y axis जो है 2 वोल्ट पर डिवीजन है, जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। Which row describe the signal from the generator and its amplitude? ये सिग्नल कौन सा है? ये सिग्नल एसी है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड चेक कर लें। इसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा जनाब? इसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? 1.5 बॉक्स बन रहा है ना, ये बन रहा है ना एम्पलीट्यूड। ये एक बॉक्स किसके इक्वल है? एक बॉक्स 2 वोल्ट के इक्वल है, तो 1.5 बॉक्स किसके इक्वल होगा? 3। इसका एम्पलीट्यूड 3 होगा। 37 का ए आंसर है। 37 का ए आंसर। देखो ना, ये इसकी मेन पोजीशन है ना बेटा, इसकी मेन पोजीशन ये बन रही है। कितने डब्बे ऊपर है? 1.5 डब्बे ऊपर है। एक डब्बा किसके इक्वल है? 2 वोल्ट के, तो 1.5 किसके इक्वल होगा? 3 वोल्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38। A potential divider uses power supply of voltage 12 volt। The resistance X and Y initially have equal resistances। इनकी equal resistances है, 12 volt है। The resistance of X is half। अब इसकी resistance half कर देंगे। जब दोनों की equal थी तो 12 volt है ना, इसको 6 मिल रहा था, इसको भी 6 मिल रहा था। अब इसकी resistance आधी कर दी, तो इधर 4 मिलेगा और इधर 8 मिलेगा। What is the change in output voltage? Output voltage change कितनी होगी? पहले voltage कितनी मिल रही थी? पहले voltage मिल रही थी जनाब, जब जब ये नहीं थी, पहले वोल्टेज मिल रही थी यहाँ भी 6 भी, और यहाँ भी कितनी मिल रही थी? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट मिल रही थी। अब क्या हुआ? अब इसकी रेजिस्टेंस आधी कर दी। पहले थी ना दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल थी, अब जो रेजिस्टेंस आधी कर दी, तो अब हो जाएगी, इसको मिलेगा 4 वोल्ट, और इसको न्यू वोल्टेज कितनी मिलेगी? इसको मिलेगी 8 वोल्ट। बेटा रेशियो चेंज होगी ना, पहले 1:1 थी, वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो रही थी। अब इसकी वोल्टेज आधी हो गई है, रेजिस्टेंस आधी हो गई, तो वोल्टेज भी आधी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। इसको मिलेगी 1, इसको मिलेगी 2। आपकी वोल्टेज 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक पार्ट 4 वोल्ट का होगा, तो इसको मिलेगा 4 वोल्ट, इससे मिलेगा 8 वोल्ट। जब रेजिस्टेंस आधी होती है तो वोल्टेज भी आधी मिलती है। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी? पहले के मुकाबले में पहले 6 वोल्ट थी, अब 8 वोल्ट मिलती है, +2 वोल्ट।
आंसर इज सी, आंसर सी आएगा। आगे चलेंगे। एमसीक्यू में 39, what is the definition of half life of the radioactive element? Half time it takes for one atom to decay, half of the time for half of the atom of the sample to decay, the time to nucleon number। जी बिल्कुल, जितने टाइम में आधे पेरेंट न्यूक्लियर डिके होकर हाफ हो जाती हैं वो हाफ लाइफ होता है। तो 39 का आंसर होना चाहिए सी, सी आंसर। लास्ट एमसीक्यू बेटा, which row shows the atomic structure of the neutral atom nucleon number 9? न्यूक्लियन नंबर 9 है, न्यू न्यूक्लियन नंबर 9, न्यूक्लियन नंबर 9 होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियन नंबर यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 10 है, तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 4+5 9 तो होते हैं न्यूक्लियन, लेकिन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4+5 9 होते हैं, ये 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, ये आंसर हो सकता है। तो 40 का आंसर इज बी। ठीक है बेटा, सो हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया।